हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं, या फिर बोल सकते हैं पॉलीटेक्निक में जो भी स्टूडेंट्स सेकंड सेमेस्टर में हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल के हों, चाहे सिविल के हों, चाहे मैकेनिकल के हों। अगर आप में अप्लाइड मैथ में अप्लाइड फिजिक्स सेकंड है दोस्तों, तो आप लोग इस पूरी क्लास को अच्छे वे में देखिएगा, ठीक है। और इस मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, इसके पहले आप लोगों का जो भी सिलेबस वाला वीडियो था उसको मैंने डिस्कस कर लिया है। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक सिलेबस को नहीं देख पाए हैं, सिलेबस को देख लीजिए, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, मेरे पास कौन सी बुक है, इसी बुक्स में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, मैं बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पे चैप्टर 1 को स्टार्ट करूंगा आज के सेशन में, ठीक है। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल पर नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे, आपके सिलेबस की बात करेंगे, तो यहाँ पे बुक को पहले दिखा देना चाहूँगा। देख सकते हैं बुक है हमारी, ये देख सकते हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड है, इसमें सब कुछ है दोस्तों। यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, भारतीय प्रकाशन की ये बुक है, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है भाई, ठीक। सिलेबस की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे पहला चैप्टर होगा जो अप्लाइड फिजिक्स का जो चैप्टर 1 नंबर 1 होगा, इसमें वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी वेव मोशन तथा इसके जो अनुप्रयोग हैं उनको हम बात करेंगे दोस्तों। बहुत अच्छा खासा ये चैप्टर है, इसको भी हम बहुत अच्छे वे में पढ़ेंगे दोस्तों, और बहुत ही सिंपल वे में इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनको मैं बताता चलूँगा, ठीक है। बात करेंगे उसके बाद चैप्टर 2 रहेगा दोस्तों, वेव ऑप्टिक्स बोलेंगे जिसे। वेव ऑप्टिक्स आप लोगों का छोटा चैप्टर है फिलहाल, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 3 जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत अच्छा खासा आप लोग एग्जाम में रोल प्ले करता है, ठीक है। बहुत अच्छा खासा यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा हर एक चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा। और हमारा जो चैप्टर नंबर 4 रहेगा, यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि यह आपका कोर सब्जेक्ट है, ठीक। जब बात करते हैं कोर सब्जेक्ट कौन कौन सा है सर, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए BEE हो गया, एक कोर सब्जेक्ट रहेगा। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा, वो भी कोर सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो दोनों सब्जेक्ट को हम बहुत अच्छे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम आज आप लोगों को बता रहे हैं कि आपका फिजिक्स सेकंड का जो सिलेबस है वो क्या है, ठीक है। फिलहाल मैंने आप लोगों को सिलेबस वाली वीडियो दे दिया है दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देखिए, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है मैग्नेटोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ठीक है। ये भी आप लोगों के लिए, चाहे SSC जेईई हो, चाहे कोई भी जेईई के एग्जाम हो दोस्तों, यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स वही है जो आप लोगों ने इंटर में पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे जंक्शन के बारे में हम बात करेंगे, चाहे PNP हो चाहे NPN हो, इन दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डायोड्स क्या होते हैं, हाफ वेव, फुल वेव, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, PNP तथा NPN जो है इसका कॉन्सेप्ट पूछा गया है और कुछ नहीं पूछा गया है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें हम बात करेंगे अपने इस मतलब कि हमारा इस सब्जेक्ट पे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 रहेगा मॉडर्न फिजिक्स है दोस्तों। मॉडर्न फिजिक्स भी आप लोगों के लिए बहुत ही छोटा चैप्टर रहेगा, इसको भी बहुत अच्छे में मैं बात करूंगा। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो रहेंगे दोस्तों, सेमीकंडक्टर फिजिक्स को आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे दोस्तों, हाईलाइट कर लेंगे इसको। और उसके बाद मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को आप लोग इंपॉर्टेंट को लगाएंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 जो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होगा, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ से आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो पार्ट रहेगा, ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिलहाल मेरा जो 4 चैप्टर रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, और 3 चैप्टर जो रहेगा उसमें चुटुर पुटुर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए सर, आज का जो चैप्टर 1 है उसको स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अप्लाइड फिजिक्स है दोस्तों। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट और रहेगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे क्लास को एनरोल नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग क्लास को एनरोल कर लीजिए। ये मान लीजिए कि आपका ये पहला डेमो है। फिलहाल मैं आप लोगों को ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स दूंगा अप्लाइड फिजिक्स के, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, वही मैं यहाँ पे आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल आपकी कंप्लीट कोर्स जो होगी दोस्तों, अभी आप लोगों का ये डेमो क्लास है, आप लोगों को चैप्टर 1 तक का पूरी डेमो क्लास फ्री रहेगी, जो कि यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स की फीस मात्र 50 रुपये है, ठीक है। तो कंप्लीट वे में आप लोग इस पूरी कोर्स को देख सकते हैं। फिलहाल आप लोगों को अच्छा लगे तब आप लोग ज्वाइन करिएगा, नहीं अच्छा लगता है कोई बात नहीं, ठीक है। चलेगा दोस्तों, चैप्टर 1 की बात करते हैं दोस्तों, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी वेव मोशन यानी तरंग गति एवं अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशन को पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। इस चैप्टर को बहुत अच्छे वे में ध्यान से समझना है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों वेव मोशन, ठीक है। फिलहाल हमारे चैप्टर का नाम है तो हमें पता होना चाहिए वेव मोशन होता क्या है, ठीक है। तो वेव मतलब क्या होता है दोस्तों, तरंग होता है, मोशन मतलब गति, यानी हमारे तरंग की जो गति होगी उसी को हम बोल देंगे वेव मोशन, ठीक है। सर ये बताइए कि तरंग होता क्या है, तो आप लोगों ने रस्सी वस्सी ये सारी चीज़ें लेके कुछ एक्सपेरिमेंट किया है कि नहीं। जैसे रस्सी लेके ऐसे ऐसे झटका होगा दोस्तों, तो उसमें जो हिलोर बनता होगा, ठीक है, हिलोर मतलब कि ऊपर नीचे, उसी को हम बोलते हैं तरंग, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिलहाल अगर आप लोगों ने AC पढ़ा होगा, ठीक है, AC
अल्टरनेटिंग करंट को अगर उसकी साइकिल जैसे चलती है दोस्तों, उसको देखेंगे तो वो भी एक तरंग के रूप में ऐसे ऐसे चलती है। पानी वाला लहर देख सकते हैं दोस्तों, पानी वाला लहर ऊपर नीचे, ये भी एक प्रकार का तरंग ही है। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों हम बात करते हैं तरंग के बारे में। ठीक है, तरंग क्या होता है? तरंग मतलब वेव का अर्थ है लहर। ठीक है, वेव का अर्थ लहर से होता है। ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है तरंग गति किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ होता है। ठीक है, मतलब जैसे विक्षोभ का मतलब कंकड़ डाल लीजिए और मतलब कोई पानी, स्थिर पानी हो, उसी में कंकड़ डाल दीजिए तो उसमें जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, मतलब पानी ऐसे करके फैलता चला जाता है, उसी को हम विक्षोभ बोलते हैं। ठीक है, जो माध्यम के स्थानांतरण के बिना माध्यम के कणों की सीमित गति के द्वारा ऊर्जा का संचरण करती है। ठीक है, यानी इसमें ऊर्जा का क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, संचरण मतलब ट्रांसमिशन होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मैं इंग्लिश वाले टर्म्स को भी यूज करूंगा, इससे आप लोगों को कहीं कितने जरा सा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग जैसे ही फाइनल ईयर में पहुंचेंगे तो आप लोगों की इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, ताकि आप लोगों को जो आगे चल के जो भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहेंगे तो आप लोगों की जो बहुत स्टैंडर्ड्स बुक होती हैं वो आप लोगों को कंप्लीट इंग्लिश में ही मिलती हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को इंग्लिश की बुक भी दिखाऊंगा, जो कि आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि यही सारे क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो दोस्तों वेव मोशन को आई होप आप लोगों को पता हो गया होगा। अब बात करें दूसरी पॉइंट है तरंग गति किसी माध्यम में उत्पन्न एक ऐसा विक्षोभ है जो बिना रूप बदले माध्यम में निश्चित चाल से आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये था मेरा दोस्तों, इसे हम बोलते हैं वेव मोशन। अब बात करते हैं दोस्तों मैकेनिकल वेव क्या होता है। फिलहाल ये हमारे सिलेबस का टॉपिक है, इसको ध्यान से समझेंगे कि मैकेनिकल वेव क्या होता है। ठीक, मैकेनिकल वेव्स वेव्स मतलब वे तरंगे होती हैं या वेव्स होती हैं जिनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम मतलब मीडियम। ठीक है, देखिएगा मीडियम दो प्रकार के होते हैं, एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है। ये आप लोग जानते हैं दोस्तों, फिलहाल आप लोगों ने हाई स्कूल या इंटर में सघन माध्यम विरल माध्यम पढ़ा है। ठीक है, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम यांत्रिक तरंगे बोलते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? वे तरंगे जिनको आगे बढ़ने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक, आप लोग एक बार फिर से जहां पे बैठे हैं वहीं पे बोल दीजिए दोस्तों कि वे तरंगे जिनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है उसे हम यांत्रिक तरंगे बोलते हैं। ठीक है, दो बार बोलेंगे तो आप लोग को यांत्रिक तरंगे याद हो जाएंगे। अगर एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो इसको आप लोग कर पाओगे। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं दोस्तों, जो यांत्रिक तरंगे होती है बेसिकली इसको हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं। ठीक है, एक होती है अनुप्रस्थ तरंगे जिसे हम ट्रांसवर्स वेव्स बोलेंगे। अब देखिएगा अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, इनके बारे में ध्यान में रखना है। ठीक है, आप लोगों ने साइनसोइडल वेव पढ़ा होगा दोस्तों या साइनसोइडल वेव देखा होगा, तो वहां पे आप लोग ये सारी चीजें देखे होंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक फिगर दिखाना चाहूंगा, इस फिगर को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। जो ऊपर ही उठा मतलब ये जो ऊपर उठने वाला पार्ट दिख रहा है आप लोगों को इस प्रकार से ऊंट के कुबड़ जैसा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं श्रृंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? श्रृंग मतलब क्रेस्ट बोलते हैं। क्रेस्ट मतलब क्या होता है? ऊंचाई वाला। ठीक है, ऊंट का जो कुबड़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों जो निचला वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि तरंग जो ऊपर उठती है उसे हम श्रृंग बोलेंगे और नीचे जो बैठती है उसे हम क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं। ठीक है, गर्त मतलब एक गड्ढा सा होता है। ठीक है, फिलहाल आप लोग देख सकते हैं ऊपर से यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो गड्ढा टाइप ही तो दिखेगा, मान लीजिए लाइन नहीं है तब। ठीक है, तो ये वेव का एक क्या है? नोटेशन है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से हम अपने अनुप्रस्थ तरंग को नोट करते हैं। ठीक है, या इसको दर्शाते हैं। ठीक, अपने पेपर पे। ठीक, देखिए इनको अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, इनके बारे में लिखना कैसे होता है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, लिखेंगे वे तरंगे जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा के लंबवत होता है अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। यानी जो तरंग की दिशा होगी दोस्तों, डायरेक्शन, यानी किसकी डायरेक्शन? वेव की डायरेक्शन। ठीक है, उसके दिशा की क्या होती है? लंबवत होती है, यानी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उसी को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव्स बोलेंगे या अनुप्रस्थ तरंगे बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं। मैंने दोस्तों आप लोगों से वेव मोशन को बात किया, उसके बाद मैंने मैकेनिकल वेव्स को बात किया, उसके बाद मैकेनिकल वेव्स में आप लोगों का पहला टाइप जो था, यानी इसको मैकेनिकल वेव्स 2 प्रकार के थे। एक हम बात कर लिए अनुप्रस्थ तरंगे। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी जो तरंग होगी उसे हम अनुदैर्ध्य तरंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? अनुदैर्ध्य तरंग बोलेंगे। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा इसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं, यानी अनुदैर्ध्य तरंग जो होगी उसे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलेंगे। अब दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, इनको आप लोग जब भी अनुदैर्ध्य तरंग की बात की जाएगी दोस्तों, आपके दिमाग में एक बड़ा सा स्प्रिंग आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए? एक बड़ा सा स्प्रिंग आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए और स्प्रिंग को आप लोग ऐसे हिला देना है। क्या करना है? बस ऐसे झटक देना है, तो उसमें बहुत कंपन होने लगता है। क्या होता है? कंपन होने लगता है। तो दोस्तों देखेंगे कि कुछ पास वाली जगह जहाँ पे हम पकड़े रहेंगे वहाँ पे मान लीजिए कैसा रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा? वहाँ पे बहुत चूड़ा टाइप रहेगा। ठीक है, यानी चूड़ी जो रहेगी वो मतलब पास रहेगी। जहाँ से झटका लगा यहाँ पे फैल जाएगी, फिर यहाँ पे मतलब सिकुड़ जाएगी। मतलब कहीं कहीं पे वेग इसमें मतलब बल लगता रहता है, कहीं कहीं पे बल नहीं लगता है। तो जहाँ पे बल लगता है दोस्तों
उसे हम विरल माध्यम बोल देंगे, या विरल हो जाता है वहाँ पे, और जहाँ पे बल नहीं लगता है उसे हम संपीड़न बोल देते हैं। ठीक है, तो ये स्प्रिंग आप लोगों को दिख रही होगी। मान लीजिए स्प्रिंग को हमने हिला दिया है तेज से, ठीक है, खींच के मतलब हिलाया है, तो जहाँ पे यहाँ पे मान लीजिए शुरू में मान लीजिए बल नहीं लगा, तो इसे हम संपीड़ित बोल देंगे, संपीड़न। और जहाँ पे बल लग के हमारी स्प्रिंग खींच गई है उसे हम विरल माध्यम बोल देंगे। ठीक है, ये हमारी पूरी स्प्रिंग में ये पूरा मीडियम देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे हमारा अनुदैर्ध्य तरंगे पाई जाती हैं। ठीक है, आइएगा दोस्तों, इसको कैसे लिखना होता है एग्जाम में, इसको मैं बताता हूँ। ठीक है, लिखेंगे क्या, वे तरंगे जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा में होती है या होता है, अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती है। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि जो विस्थापन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है, डिस्प्लेसमेंट जो है दोस्तों यानी विस्थापन तरंग की गति की दिशा में होता है। ठीक है, यानी जो हमारा विस्थापन है ये हमारे वेव्स के डायरेक्शन की दिशा में होता है। ठीक है, या डायरेक्शन में होता है, उसे हम अनुदैर्ध्य तरंगे बोल देते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को एक चीज मैं समझा पाया हूँ कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है। ठीक है, जब भी मैं बात करूंगा अनुप्रस्थ तरंगे, तो अनुप्रस्थ तरंगों को आप लोगों को दिमाग में सिंपल से वे में एक चीज आना चाहिए, साइनोसॉइडल वेव से। ठीक है, और दूसरी बात जब मैं बात करूंगा इस अनुदैर्ध्य तरंग की, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग की बात करेंगे तो वहां पे स्प्रिंग आप लोगों के दिमाग में इसका एग्जाम्पल आना चाहिए। और जैसे ही एग्जाम्पल आप लोगों के एग्जाम में मतलब दिमाग में आ जाएगा दोस्तों, तो आप लोगों को पूरा टॉपिक जो होगा याद आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दोस्तों, एक पॉइंट है यहाँ पे लिखा गया है कि यांत्रिक तरंगों किसी माध्यम में गति करने के लिए माध्यम में इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता तथा जड़त्व के गुण होने चाहिए। यानी ये हमारा तभी वर्क करेंगे, या ये हमारा तभी गति करने के लिए बाध्य, या गति करने के लिए उस हमें माध्यम की जरूरत पड़ेगी, जैसे इलास्टिसिटी होगी दोस्तों, और इनर्शिया की गुण होना चाहिए, तभी ये हमारा पूरा प्रॉपर वे में हो पाएगा। यानी यांत्रिक तरंगों को किसी माध्यम में गति करने के लिए माध्यम में यानी मीडियम में हमें इलास्टिसिटी और जड़त्व के गुण होने चाहिए। ठीक है, तो ये था मेरा दोस्तों मैकेनिकल वेव्स के बारे में हम कंप्लीट वे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा साउंड एंड लाइट वेव्स। ठीक है, इसे हम हिंदी में बोलेंगे दोस्तों ध्वनि तथा प्रकाश तरंगे। ठीक है, ध्वनि तरंगे क्या होती हैं दोस्तों, और प्रकाश तरंगे क्या होती हैं। बेसिकली आप लोगों के दिमाग में एक चीज आना चाहिए दोस्तों, ध्वनि तरंगे जो होती हैं उन्हें हम अनुदैर्ध्य तरंगे भी बोलते हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, ध्वनि तरंगे एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। जो ध्वनि तरंगे होती हैं दोस्तों, उनको अगर हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में अगर उसकी फ्रिक्वेंसी नहीं रहेगी तो हम नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने दो पॉइंट अभी तक बताया दोस्तों कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे जो होती हैं अनुदैर्ध्य तरंग होती है। दूसरा पॉइंट ये बताया दोस्तों कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनकी अगर फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में रहेगी तभी हमें कोई आवाज़ सुनाई देती है, अन्यथा इनके बीच में अगर तरंगे रहेंगी तो वो हमें नहीं सुनाई देती हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक, चलिएगा मैं बात करता हूं दोस्तों, यहाँ पे इसमें लिखना कैसे है, तो लिखना है आप लोगों को, जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उन्हीं तरंगों को हम अपने कानों द्वारा सुन सकते हैं। ठीक है, उन्हें हम ध्वनि तरंगे बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ध्वनि तरंगे मैं समझा पाया हूँ। ठीक है, चलेगा अब बात करते हैं दोस्तों प्रकाश तरंगे आई होप आप लोग जानते हैं, इंटर में हाई स्कूल में भी आप लोगों ने लाइट वेव्स को पढ़ा है। ठीक है, जो प्रकाश तरंगे होती हैं दोस्तों ये हमारा दोनों मीडियम में क्या कर सकती हैं, गमन कर सकती हैं। ठीक है, अब दोनों मीडियम क्या होती है दोस्तों, एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है। तो एक बात आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए, यह हमारी प्रकाश तरंगे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि निर्वात में भी गति करती हैं। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ताकि आप लोगों को कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम हो या फिर मतलब हमें जब आपका कमेंट देखें तो आप ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आई है। ठीक है, फिलहाल बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को हर एक चीज़ बताई जाएगी, आप लोगों को सब चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करना चाहूँगा कि ध्वनि तरंगों में लिखना कैसे है। ठीक है, लिखेंगे प्रकाश तरंगों के रूप में माध्यम में गमन करता है। किस वेव में किस रूप में गमन करता है दोस्तों, तो ये हमारा तरंगों के रूप में गमन करता है मीडियम में। ठीक है, माध्यम में हमारा प्रकाश तरंगे जो होती हैं मीडियम में वेव के रूप में गमन करती हैं। ठीक है, प्रकाश तरंगे सघन माध्यम तथा विरल माध्यम दोनों में गति कर सकती हैं। कहने की बातें है सघन माध्यम में भी और विरल माध्यम में। ठीक है, यानी जहां निर्वात रहेगा, जहां पे किसी प्रकार का वायु नहीं रहेगा, वहां पे भी प्रकाश तरंगे चलेंगी, और जहां पे हवा पानी ये सारी चीजें यानी पृथ्वी जैसे वायुमंडल में भी प्रकाश तरंगे उतनी ही वेग से चलेंगी जितना हमारा निर्वात में उनका वेग होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को दो चीज़ें तो मैं समझा पाया हूँगा। इसमें दो चीज़ों के बारे में मैंने बात किया, एक मैकेनिकल वेव्स के बारे में कंप्लीट बात किया, उसके बाद हमने बात किया लाइट एंड
लाइट एंड साउंड वेव्स के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, अगला पॉइंट जो होगा यहाँ पे इसके कुछ डेफिनेशंस पूछे जाते हैं आप लोगों को, ये आप लोगों को टिप्पणी टाइप में एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। हम बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट होगा जो एम्पलीट्यूड की बात मैं करूंगा। किसका बात करूंगा दोस्तों? एम्पलीट्यूड का बात करूंगा। तो एम्पलीट्यूड होता क्या है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक यूनिट की बात करेंगे। एम्पलीट्यूड की यूनिट जब भी पूछी जाएगी तो मीटर होता है, 1 नंबरिया क्वेश्चन बनेगा तो मीटर में मतलब पूछ लिया जाएगा कि एम्पलीट्यूड का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो मीटर होता है, ठीक। चलते हैं आगे दोस्तों, यहाँ पे लिखना क्या है, किसी माध्यम कण का, हमें एम्पलीट्यूड में लिखना है, किसी माध्यम कण का साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या होता है, वही आयाम कहलाता है, ठीक है। क्या कहा गया कि माध्यम कण का साम्य, यानी साम्य मतलब रुकी हुई अवस्था को साम्य स्थिति बोला जाता है, ठीक है। साम्य स्थिति में अधिकतम विस्थापन, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसी को हम आयाम यानी एम्पलीट्यूड बोलते हैं। बेसिकली जो एम्पलीट्यूड होता है दोस्तों, यानी आयाम जो होता है उसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी नोटेशन की बात करेंगे आयाम की, तो उसको हम ए से डिनोट करेंगे। दोस्तों इसका मात्रक हमने पहले ही बता रखा है कि जो आयाम होता है इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। चलिएगा, एक यहाँ पे वेव बनाया गया है, तो इस वेव को आप लोग देखिएगा, ये विस्थापन है दोस्तों, इस विस्थापन को, इस लाइन को हम विस्थापन वाली लाइन बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा जो होता है इस वाले साइकिल को, यहाँ पे जो ऐसे ऊपर जहाँ पे श्रिंग बनता है, श्रिंग वाली जो बात करते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा पॉजिटिव साइन वेव होता है। और नीचे वाला जो गर्त वाला बात करते हैं ये हमारा नेगेटिव साइन वेव होता है। दोस्तों एक साइकिल कंप्लीट हमारी कितने डिग्री की होती है, तो एक साइकिल हमारी 180 डिग्री की होती है, यानी 180 डिग्री बराबर होता है पाई, ठीक है। और हाफ साइकिल कितने की होगी दोस्तों, पाई/2 यानी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यही आप लोगों को साइन वेव बना लेना है, यही हमारा एम्पलीट्यूड को दिखाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की। आवृत्ति की जो यूनिट होती है, आप लोगों को पता होगा कि इसकी यूनिट जो होती है हर्ट्ज होती है, ठीक है। हर्ट्ज या प्रति सेकंड भी इसका मात्रक होता है। दोस्तों आप लोगों ने एक चीज़ सुना होगा, आगे चल के सुनेंगे कि जो हमारी इंडियन फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है। तो इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी लेवल है दोस्तों वो 50 हर्ट्ज है। कभी भी आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग बता दीजिएगा कि इंडियन फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी जो भी हमारे यहाँ पे मशीनें डिजाइन की जाती हों 50 हर्ट्ज पे ही डिजाइन की जाती हैं, ठीक है। 50 हर्ट्ज क्या है, रेटेड है दोस्तों, ठीक है। आपके घरों में जितने भी इक्विपमेंट्स लगे होंगे वो 50 हर्ट्ज के ही हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आवृत्ति होता क्या है दोस्तों, इसको समझिएगा। देखिएगा, हम बात कर रहे हैं वेव मोशन पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे वेव के बारे में हम पूरी बात करेंगे, जो वेव के फॉर्म में बात करेंगे, ठीक है। देखिए किसी कण द्वारा सेकंड में, यानी सेकंड की बात की जा रही है, यानी 1 सेकंड बात कर सकते हैं। किसी कण द्वारा 1 सेकंड, यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी कण द्वारा 1 सेकंड में पूरे किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। यानी जो इसमें कंपन्स होंगे, यानी हमारा कोई वेव्स में जो कंपन्स होगा उसी को हम आवृत्ति बोलेंगे। क्या कहा जा रहा है दोस्तों, किसी कण द्वारा 1 सेकंड में पूरे किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहेंगे, ठीक है। आवृत्ति को बेसिकली हम अन से डिनोट करेंगे दोस्तों, और इसका जो मात्रक होगा प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं टाइम पीरियड की, ठीक है। टाइम पीरियड की बात करेंगे तो जब भी आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे टाइम शब्द आ गया है, तो टाइम की बात करते हैं तो टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है। क्या होती है, टाइम की यूनिट क्या होगी दोस्तों, सेकंड होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसको कैसे डिक्शनेशन में कैसे लिखना है दोस्तों, तो लिखना है आप लोगों को माध्यम के कणों द्वारा एक कंपन पूर्ण करने में, या एक कंपन जो हमारा पूर्ण करने में जो लगा समय होता है उसी को हम आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। या वो मेरा क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है, ठीक है। बेसिकली आवर्तकाल को हम टी से, यानी आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड को हम टी से डिनोट करते हैं, और टाइम पीरियड का यूनिट की बात करेंगे दोस्तों, इसका मात्रक जो होगा सेकंड होता है, ठीक है। तो चलिएगा अब बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है या आवर्तकाल बराबर क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। आवर्तकाल को हमने पहले ही बता दिया दोस्तों, टी से डिनोट करते हैं, तो टी बराबर आवर्तकाल बराबर होता है 1/, फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी को हमने बताया दोस्तों आगे चल के, ऊपर ही बताया कि फ्रीक्वेंसी को n से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने n लिख दिया, ठीक है। t = 1/n लिख दिया है। किसका मतलब किस टाइम पीरियड बराबर बोला जाएगा आप लोगों से कि टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, तो बताएंगे आप लोग 1/n होता है, ठीक है। n क्या है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। इसके आगे हम बात करेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, और आप लोगों को कहाँ, जहाँ पे या फिर कहीं पे भी प्रॉब्लम हुई हो, जहाँ पे कि नहीं लगता हो कि नहीं सर यहाँ पे नहीं समझ में आया है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं, तो वो डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ऐप लिंक मिल जाएगी और कोर्स की लिंक भी मिल जाएगी। तो कंप्लीट कोर्स की जो प्राइस होगी दोस्तों, मैंने बोल दिया कि कंप्लीट कोर्स मतलब आप लोगों को फिजिक्स की जो कोर्स है, फिजिक्स और मैथ वाली कोर्स, ठीक है, या फिर हो सकेगा तो कंप्लीट कोर्स मैं आप लोगों को केवल और केवल 99 रुपये में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग
डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग कोर्स को ज्वाइन करेंगे। कोर्स की फीस बहुत कम है दोस्तों, इतनी कम फीस में आप लोग कहीं पे भी नहीं पाओगे, ठीक है। और देखिएगा जैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास को इनरोल कर लेते हैं तो आप लोगों की लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।